नमस्कार। कल पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। स्थिर वैद्युत तथा विभव का अगला टॉपिक संधारित्र से संबंधित है, जिसमें से हम कुछ चीज़ें जानना जरूरी समझते हैं। सबसे परावैद्युत तथा ध्रुवण। तो पहले परावैद्युत तथा ध्रुवण क्या होता है। परावैद्युत जो है ये एक अचालक पदार्थ होते हैं और परावैद्युत पदार्थों के अणुओं के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक से दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं तथा परावैद्युत की पट्टिका के कारण संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं इन्हें संधारित्र की प्लेटों के बीच भरा जाता है। कुछ संधारित्र वायु के सापेक्ष भी होते हैं, जिनमें कुछ नहीं भरा जाता था, कुछ में परावैद्युत पदार्थ भरा जाता है। इसके बाद में परावैद्युत सामर्थ्य। तो परावैद्युत सामर्थ्य क्या है। किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, उस पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, उस पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। भंजन का मतलब नष्ट हुए बिना। अगला भंजक विभवांतर क्या होता है। तो भंजक विभवांतर क्या, किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर जिस पर प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत भंजन होने लगता है, भंजक विभवांतर कहलाता है। यानी वह अधिकतम विभवांतर जिस पर भंजन हो जाए उसे ही भंजक विभवांतर कहते हैं। फिर है संधारित्र। तो संधारित्र क्या होता है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें हम आवेश की मात्रा को संचित कर सकते हैं। सबसे छोटी परिभाषा है संधारित्र की। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें हम आवेश को संचित कर सकते हैं या ऊर्जा को स्टोर कर सकते हैं। इसमें हमने जो लिखी, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जाती है। संधारित्र की परिभाषा है, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। अब जो मात्रा संचित की जा सकती, कितनी संचित की जा सकती है, इसकी क्या यूनिट है, तो इसके लिए हम संधारित्र की धारिता निकालते हैं। तो नीचे लिखा, माना किसी चालक को Q आवेश देने पर उसका विभव V हो जाता है। माना किसी चालक को Q आवेश देने पर उसका विभव V हो जाता है, तब धारिता C बराबर होता है Q/V। संधारित्र की धारिता, नीचे परिभाषा भी लिखी है संधारित्र की धारिता की। तो संधारित्र की धारिता क्या है, किसी संधारित्र की धारिता उसकी प्लेटों को दिए गए आवेश तथा प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। किसी संधारित्र की धारिता उसकी प्लेटों को दिए गए आवेश तथा उनके बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक फैरेड होता है। एक और मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट भी होता है। कूलाम प्रति वोल्ट व फैरेड दोनों संधारित्र की धारिता के मात्रक हैं। इसके आगे देखते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। क्या है समांतर प्लेट संधारित्र। इसमें मुख्यतः धातु की दो लंबी समतल प्लेटें होती हैं। ये प्लेटें परस्पर ठीक समांतर रहती हैं। समांतर प्लेट संधारित्र में धातु की दो लंबी समतल प्लेटें होती हैं जो परस्पर समांतर रहती हैं। इनके बीच वायु या कोई विद्युत रोधी पदार्थ भरा रहता है। वायु भरी रहती है तो इसे वायु संधारित्र कहते हैं। अगर कोई विद्युत रोधी पदार्थ भर देते हैं, जैसे पेपर भरेंगे तो पेपर संधारित्र भी कहते हैं। इसी प्रकार में कोई भी विद्युत रोधी पदार्थ जिसे परावैद्युत पदार्थ कहते हैं वो भर सकते हैं। अब माना एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों पर क्रमशः +Q तथा -Q आवेश है। यहाँ पर देख रहे हैं दो प्लेटें हैं, पहली दूसरी।
पहली पर मान लिया प्लस क्यू आवेश है, दूसरी पर माइनस क्यू आवेश है। ठीक, क्रमशः प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश हैं तथा उनके बीच की दूरी डी है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी मान ली कितनी है, डी है। वह क्षेत्रफल ए है। एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है। मान लिया दोनों प्लेटों के क्षेत्रफल क्रमशः कितने हैं, ए, क्षेत्रफल ए है। तब प्लेटों पर आवेश पृष्ठ घनत्व, आवेश पृष्ठ घनत्व पहले पढ़ चुके हैं, सिग्मा बराबर क्यू अपान ए होता है। तो आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा अपान क्यू है। दो समांतर चादरों के बीच किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके थे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में, कि दो समांतर चादरों के बीच किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई बराबर, चूंकि सिग्मा का मान कितना है, क्यू अपान ए, तो रख दें सिग्मा के लिए, तो हो जाएगा क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 1। फिर माना प्लेटों के बीच विभवांतर v है और बीच की दूरी d है, तब तीव्रता ई बराबर भी फार्मूला कितना होता है, v अपान डी, या v अपान आर भी पीछे पढ़ चुके हैं। तो v अपान आर होती बीच की दूरी, तो यहाँ पर बीच की दूरी है d, तो ई बराबर v अपान डी, इक्वेशन सेकेंड। अब समीकरण 1 व 2 से LHS बराबर है तो RHS बराबर हो जाएंगी। तो कितना हो जाएगा, q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट बराबर, ये हमारा हो जाएगा v अपान डी, समीकरण 2 से। अब v को इधर ही रखते हैं, q को इधर ही रखते हैं, v इधर ले बटे में हो जाएगा बराबर a एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा बटे d, और q अपान v क्या है, c बराबर q अपान v पढ़ा है संधारित्र की धारिता, तो इसे हम लिख सकते हैं c। और सी नाट क्यों लिखा है, सी नाट इसलिए लिखा है क्योंकि अगर संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई भी परावैद्युत पदार्थ नहीं भरा है तो इसे निर्वात के लिए, यानी निर्वात या वायु संधारित्र की धारिता सी नाट कितना है हमारा, सी नाट बराबर क्यू अपान वी से हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। इक्वेशन थर्ड भी डाल दिया, नहीं तो यहीं तक भी छोड़ सकते हैं। फिर यदि प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का परावैद्युत माध्यम हो तब C बराबर हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। परावैद्युत माध्यम अगर भरा है तो के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अब समीकरण 3 व 4 से अगर देखें, इनको भाग कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा, C अपॉन सी नॉट बराबर के, यानी कि C बराबर है के सी नॉट, यानी कह सकते हैं कि परावैद्युत माध्यम में संधारित्र की जो धारिता है वो परावैद्युतांक के तथा निर्वात में संधारित्र की धारिता सी नाट के गुणनफल के बराबर होती है। यानी कि परावैद्युत माध्यम भरने पर संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। तो यह प्लेटों के बीच निर्वात के स्थान पर परावैद्युत माध्यम होने पर धारिता के गुना बढ़ जाती है। फिर संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो, यानी कि एक ये हमारी दो प्लेटें हैं एक्स और वाई, दो हमारे पास प्लेटें हैं एक्स और वाई, इनके बीच की दूरी कितनी है डी। इनके बीच एक पतली से पट्टी हम परावैद्युत माध्यम की रख देते हैं जिसकी मोटाई हमने मान ली, पट्टी की मोटाई है हमारे पास स्मॉल टी, और प्लेटों के बीच की दूरी है डी। तो माना एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है, वही ए, तथा बीच की दूरी डी के बीच टी के परावैद्युतांक वाली टी मोटाई की एक पट्टी है, तब प्लेटों के बीच निर्वात का स्थान देखो, चूंकि पूरी प्लेटों के बीच की दूरी कितनी थी डी, इसमें टी मोटाई की पट्टी रखी है तो टी हो गई परावैद्युत माध्यम की पट्टी, और निर्वात में कितना बचेगा डी माइनस टी, ये हो जाएगी निर्वात के क्षेत्र, ये वाला इधर का ये, इधर का ये, इतना ये सब, तो हो गया डी माइनस टी स्थान है। अतः प्लेटों के बीच निर्वात का स्थान डी माइनस टी है। अब प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर भी पीछे हमने पढ़ा था, कितना था, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा का मान क्यू अपान ए, तो ई बराबर हो जाएगा हमारा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए। ये निर्वात वाले क्षेत्र का, यानी कि इधर का जितना ये वाला है और इधर का ये पार्ट, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई ई नॉट बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए।
अब देखते हैं परावैद्युत पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जहाँ पे परावैद्युत पट्टी रखी है यानी टी मोटाई में, तो हो जाएगी E बराबर Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि परावैद्युतांक कितना है के, तो के एप्सिलॉन नॉट ए। अब E नॉट दूरी D माइनस टी में तीव्रता तथा E दूरी T में तीव्रता है, अतः कुल विभवांतर, देखो निर्वात में जो विभव होगा फार्मूला हमारे पास वही है, E बराबर होता है V अपान R या V अपान डी, तो V बराबर हो जाता है E डी, तो निर्वात में E की जगह हो जाएगा E नॉट, और दूरी कितनी थी निर्वात की D माइनस टी, तो दूरी कितनी हो गई E नॉट D माइनस टी, प्लस जो परावैद्युत माध्यम है उसकी तीव्रता कितनी है E, चौड़ाई कितनी है T, तो हो जाएगा E T, दोनों के मान रख दो E नॉट और E के, तो कितना हो जाएगा हमारे पास V बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू टी। अब V बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन है, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, तो इधर V है, हमें लाना क्या है, संधारित्र की धारिता C बराबर होता है Q अपॉन V, तो ये इधर का जो इतना पोर्शन है ये इधर ले आओ और V अपॉन Q इधर ले जाओ, तो C बराबर Q अपॉन V से V का मान Q बटे V का मान रख दो, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, Q से Q कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर चले जाएंगे, तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो अगर ये हो गया, अगर हम किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम की कोई पट्टी रख दें, फिर संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी संधारित्र की धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती, तो 3 कारक हैं। सबसे पहला है धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, ए पर, और ए के अनुक्रमानुपाती, यानी कि अगर प्लेटों का क्षेत्रफल ए बढ़ेगा तो संधारित्र की धारिता सी बढ़ेगी। दूसरा, संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी प्लेटों के बीच की दूरी डी का मान जितना ही अधिक होगा धारिता उतनी ही कम होती जाएगी। थर्ड है प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम के परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होते हैं, अगर परावैद्युतांक के है, जितना परावैद्युतांक होगा उतने गुना ही उसकी धारिता बढ़ती जाएगी, यानी के अनुक्रमानुपाती है, परावैद्युतांक बढ़ेगा तो धारिता बढ़ेगी। इसके बाद है संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन क्यों आवश्यक है, अनेक प्रयोगों में 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को एक निश्चित क्रम में जोड़कर प्रयोग किया जाता है। संधारित्रों को जोड़ने की 2 विधियाँ, जोड़ना आवश्यक इसलिए कभी कभी हमारे पास मान लो 2 माइक्रोफैरड का संधारित्र है या 4 माइक्रोफैरड का संधारित्र है और हमें 6 माइक्रोफैरड का संधारित्र चाहिए, तो क्या करते हैं, इनको हम समांतर क्रम में अगर जोड़ देंगे तो 4 और 2 हो जाएंगे 6 माइक्रोफैरड का संधारित्र हमें प्राप्त हो जाएगा, इसलिए जोड़ने की आवश्यकता होती है। तो जोड़ने की विधियाँ हमारे पास 2, एक है श्रेणी संयोजन, दूसरी है समांतर संयोजन। श्रेणी संयोजन में कैसे जोड़ते हैं और समांतर संयोजन में कैसे जोड़ते हैं, तो सबसे पहले दिया देखो संधारित्रों का श्रेणी संयोजन। इसमें क्या करते हैं, जितने भी संधारित्र हमको जोड़ने होते हैं तो पहले संधारित्र की पहली प्लेट को विद्युत स्रोत से, दूसरी प्लेट को अगले संधारित्र की पहली प्लेट से, फिर दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को अगले संधारित्र की पहली प्लेट से, तथा इसी प्रकार जोड़ते चलते और अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से, अर्थ से जोड़ देते हैं। तो यही है कि श्रेणी संयोजन में पहले संधारित्र की पहली प्लेट को वैद्युत स्रोत से, दूसरी प्लेट को अगले संधारित्र की पहली प्लेट से इसी क्रम में जोड़ते हैं तथा अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। अब माना हमने 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 व C3 हैं तथा उनके सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः V1, V2 व V3 हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े होने के कारण उनकी प्लेटों पर आवेश समान होगा। क्यों समान होगा देख लेते हैं। मान लीजिए ये 3 संधारित्र हैं जो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। अब श्रेणी क्रम में जुड़े तो हमें मालूम है कि यदि इस रो में करंट आई जा रही है, चूँकि यहाँ से जब तक 2 भागों में नहीं हो तब तक करंट आई का मान पूरे में समान रहेगा, और आई बराबर होता है Q अपॉन टी,
यानी कि आई का मान तभी बराबर रहेगा जब क्यू का मान समान रहेगा, क्योंकि टी है समय, एक समय में वो तो अल्टरनेट चलेगी ही बराबर। तो आई बराबर क्यू अपॉन टी से चूंकि धारा आई का मान समान है तो आवेश क्यू भी सभी प्लेटों पर समान रहेगा, यानी सभी संधारित्रों के प्लेटों पर आवेश समान है। चूंकि संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं, एक प्लेट पर धन आवेश होगा तो दूसरी प्लेट पर ऋण आवेश होगा। तो मान लिया पहली प्लेट पर प्लस क्यू आवेश तथा माइनस क्यू, दूसरी पर भी प्लस क्यू माइनस क्यू, तीसरी पर भी प्लस क्यू माइनस क्यू। या दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, चूंकि श्रेणी क्रम में जब हम जोड़ते हैं तो जितने भी उपकरण जुड़े होते हैं उनके सिरों के बीच जो वोल्टेज होता है वो बट जाता है, क्योंकि वोल्टेज जो निकालते हैं वो सिरों के बीच निकालते हैं और करंट जो निकालते हैं वो एक सीधी रेखा में निकालते हैं या एक पूरे केबल में निकालते हैं। तो इन सिरों के बीच, इस संधारित्र के सिरों के बीच वोल्टेज V1, दूसरे के सिरों के बीच V2, तीसरे के सिरों के बीच V3, सॉरी यहाँ पर V2 लिख गया है, V3 होगा। तो तीन संधारित्र हैं जिनकी प्लेटों के बीच विभवांतर V1, V2 व V3 हैं और उन पर आवेश Q है, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू। धारिता है उनकी C1, C2 व C3। तो पहले पर वोल्टेज कितना है V1 और C बराबर था Q अपान V, तो V बराबर Q अपान C। तो V1 बराबर Q अपान C1, V2 बराबर Q अपान C2, V3 बराबर Q अपान C3। अब A व B के बीच कुल विभवांतर V हो तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 जोड़ देंगे पूरा। जब जोड़ेंगे माना कुल धारिता कितनी है C, तो V बराबर Q अपान C से, चूँकि आवेश तो उतना ही रहेगा तो V बराबर Q अपान C से V का मान रख देंगे Q अपान C, Q अपान C1 प्लस Q अपान C2 प्लस Q अपान C3, V1 V2 V3 के मान रख दिए। Q अपान C बराबर, इधर Q कामन ले लो पूरे में तो बचेगा 1 अपान C1, 1 अपान C2, 1 अपान C3। Q से Q कैंसिल, क्या बचा 1 अपान C बराबर 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। यानी हम कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम उनकी धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। यानी श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम उनकी धारिताओं के व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं समांतर संयोजन। तो संधारित्रों का समांतर संयोजन क्या है? समांतर संयोजन में या पार्श्व क्रम संयोजन में जोड़े गए सभी संधारित्रों की पहली प्लेटों को एक बिंदु से, ये देखो पहली प्लेटों को एक बिंदु से और दूसरी प्लेटों को दूसरे बिंदु से जोड़ा जाता है। ठीक, अब माना तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2 व C3 हैं। ठीक है, समांतर क्रम में जुड़े हैं अतः उनके सिरों के बीच विभवांतर V समान हो, चूंकि इनके भी एक सिरे इस बिंदु से दूसरे सिरे इस बिंदु से, तो जब दोनों के सिरों के बीच का विभवांतर जो होगा वो क्या हो जाएगा? समान होगा। अब विभवांतर समान होगा तो हमारा क्या बदल जाएगा? Q, जबकि आवेश क्रमशः Q1, Q2 व Q3 है। चूंकि हमारे पास फार्मूला होता है C बराबर Q अपान V, या हम लिख सकते हैं V बराबर CQ। अब हमें मालूम है कि V सब में समान है तो C बदल रहा है तो C किसके अनुसार बदलेगा? V जब बराबर तो Q का मान ही बदलना पड़ेगा तभी C बदलेगा। तो तीनों में Q1, Q2, Q3 आवेश हैं, तब Q1 बराबर C1V, क्योंकि C बराबर Q अपान V तो Q बराबर CV, तो Q1 बराबर C1V1, Q2 बराबर C2V2, Q3 बराबर C3V3, यानी पहली दूसरी तीसरी प्लेटों पर आवेश। यदि कुल आवेश Q है तो Q बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब मान लिया कि परिणामी धारिता कितनी है? C, तो Q बराबर हमने क्या था? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो Q बराबर CV, Q1 का मान C1V, Q2 का मान C2V, Q3 का मान C3V। V कॉमन ले लिया तो कट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। यानी अतः हम कह सकते हैं कि समांतर क्रम में जुड़े सभी संधारित्रों की तुल्य धारिता उनकी धारिताओं के योगफल के बराबर होती है।
श्रेणी क्रम में क्या था? श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम उन संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर था। और समांतर क्रम में क्या? समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता उनकी धारिताओं के योगफल के बराबर है। यहाँ पर व्युत्क्रम शब्द नहीं है। अगला टॉपिक है संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो कैसे निकालेंगे संधारित्र में संचित ऊर्जा? अतः जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो उसको आवेश देने में कुछ कार्य करना पड़ता है। यानी किसी संधारित्र को आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है जो संधारित्र में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक, माना किसी संधारित्र को Q आवेश देने पर उसका विभव कितना हो जाता है? V। तो C बराबर Q/V, तो V बराबर QC। अब संधारित्र को सूक्ष्म आवेश dQ देने पर, जब सूक्ष्म आवेश देंगे तो कार्य भी सूक्ष्म होगा। सूक्ष्म आवेश dQ देने पर dW बराबर हो जाएगा VdQ। ये कहाँ से आया? चूंकि V बराबर होता है W/Q, तो dW बराबर हो जाएगा VdQ। अब dW बराबर V का मान कितना था? Q/C, तो Q/C इंटू dQ। अतः संधारित्र को कुल आवेश Q देने पर किया गया कार्य, यानी कि पूर्ण रूप से आवेशित करने पर, माना पूर्ण रूप से आवेशित करने पर उसमें कुल आवेश Q आता है, तो आवेशित करने पर किया गया कार्य क्या करेंगे? समाकलन कर देंगे dW का। कहाँ से? 0 से Q तक, Q/C dQ। चूँकि जो d के साथ होता है उसी पद का समाकलन या अवकलन होता है, तो हम 1/C बाहर कर लेंगे। 0 से Q तक Q dQ। अब Q dQ का समाकलन कितना हो जाएगा? Q²/2। ये कहाँ से आया? क्योंकि समाकलन का फार्मूला होता है x⁴n dx। ये होता है x⁴n+1/n+1। यहाँ पर Q के सापेक्ष करें dQ, तो Q की पावर हो जाएगी 1, तो 1+1 यानी Q²/2, और लिमिट वही 0 से Q। तो W बराबर 1/2 बाहर निकालिए, 2C हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कैपिटल Q² माइनस 0, तो 0 तो 0 होगा। क्या बचा? W बराबर 1/2 Q²/C। ये आवेशित करने में कार्य हुआ और यही कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो यही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अतः संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2 Q²C, या इसे को हम लिख सकते हैं U बराबर 1/2 QV। कहाँ से? चूँकि Q/C बराबर होता है V, यह था हमारा 1/2 Q²/C, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 Q इंटू Q/C, और Q/C को लिख सकते हैं V, तो हो जाएगा 1/2 QV। ये तथा अगर हम Q बराबर CV, तो ये तो हमारा Q बराबर CV से क्या होगा? चूँकि Q²/C है, Q बराबर CV करेंगे तो Q² की जगह C²V²/C है। C से स्क्वायर कैंसिल, तो बचेगा कितना? CV², यानी कि 1/2 CV²। कभी कभी सिद्ध कीजिए कि संधारित्र में संचित ऊर्जा U बराबर ½ CV² होती है। निगमन आता है, इम्पोर्टेंट। इसके बाद देखते हैं वान डे ग्राफ जनित्र, चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो वान डे ग्राफ जनित्र क्या है? यह एक ऐसी मशीन है जिसकी सहायता से उच्च कोटि का विभवांतर उत्पन्न करके आवेशित कणों जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को त्वरित करके उनकी ऊर्जाओं में वृद्धि की जा सकती है। उच्च कोटि का विभवांतर उत्पन्न करते हैं, आवेशित कणों को त्वरित करते हैं और उनमें ऊर्जाओं में वृद्धि की जा सकती है। यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह 2 सिद्धांत स्थिर वैद्युत घटनाओं पर आधारित है। पहला, किसी आवेशित चालक से वायु में वैद्युत विसर्जन उसके नुकीले सिरों से प्राथमिकता से होता है। नुकीले सिरों से प्राथमिकता से होता है वैद्युत विसर्जन। सेकंड है, खोखले चालक का आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान होता है। पीछे भी पढ़ चुके, खोखले चालक का आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान रहता है, जिसके कारण गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 थी। और पहला जो नुकीले सिरों से प्राथमिकता से होता है
तो चूंकि V का जो मान होता है वोल्टेज वो हमारा R पर निर्भर करता है, यानी दूरी पर। यदि हमारे पास कोई नुकीला सिरा इस प्रकार से मान लेते हैं, तो ये जो हमारा गोला होगा इसका केंद्र अगर यहाँ से, तो ये दूरी कम होगी, ये दूरी अधिक होगी। दूरी जितनी ही अधिक होगी V का मान उतना ही कम होगा। तो नुकीले सिरों से प्राथमिकता से ये जो है इसका विसर्जन होता है। रचना जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। तो इसकी रचना क्या है, इसमें एक बड़ा खोखला गोला होता है, जैसे ये हमारा एक एस गोला है, खोखला गोला टाइप का है, जो दो दृढ़ आधारों ए व बी पर टिका रहता है तथा इनके बीच में दो घिरनियाँ लगी होती हैं, एक और दो घिरनियाँ लगी हैं, जिन पर एक सिरे रहित बेल्ट, ये एक बेल्ट चढ़ी रहती है, तथा इन घिरनियों को विद्युत मोटर की सहायता से, इसकी सहायता से घुमाया जाता है। वह इसमें दो कंघे C1 व C2 लगे होते हैं। C1 को हम दिष्ट धारा स्रोत से जोड़ देते हैं उच्च विभव के, तथा C2 को खोखले गोले के आंतरिक पृष्ठ से जोड़ दिया जाता है। यह है इसकी रचना। अब देखते हैं इसकी कार्यविधि। रचना देखो एक बार यही है, इसमें एक धातु का बड़ा गोला है जो अचालक स्तंभों ए व बी पर सधा है। इसमें एक सिरेहीन रबड़ की बेल्ट होती है जो P1 व P2, ये दो हैं P1 व P2 पर मोटर की सहायता से चलाई जाती है। निचला कंघा C1 उच्च विभव वाले स्रोत से तथा ऊपरी कंघा C2 गोले के आंतरिक पृष्ठ से जुड़ा होता है। ठीक है। अब इसकी कार्यविधि क्या है, जब कंघे C1 को उच्च विभव दिया जाता है, यानी इसको कंघे C1 को उच्च विभव दिया जाता है, तो तीक्ष्ण बिंदुओं की क्रिया के फलस्वरूप, इसके जो तीक्ष्ण बिंदु हैं ये, इसके फलस्वरूप आयन उत्पन्न होते हैं और ये आयन बेल्ट पर आ जाते हैं, इस बेल्ट पर आ जाते हैं तथा बेल्ट की सहायता से, जो बेल्ट घूमती रहती है इस प्रकार से, तो बेल्ट की सहायता से ऊपर ले जाए जाते हैं और ऊपर कंघे C2 के द्वारा ये अवशोषित कर लिए जाते हैं। अवशोषित करके इस गोले को दे दिए जाते हैं तथा गोला इन्हें बाहरी पृष्ठ पर भेज देता है। बाहरी पृष्ठ पर तेजी से भेज दिए जाते हैं। यह क्रिया निरंतर चलती रहती है, जिससे गोले इस पर विभव बहुत उच्च हो जाता है। परिणाम स्वरूप आवेश का वायु में क्षरण होने लगता है। इस क्षरण को रोकने के लिए वान डे ग्राफ जनित्र को पृथ्वी से संबंधित तथा उच्च दाब पर वायु से भरे टैंक में रखा जाता है, जिससे क्षरण ना हो सके। तो आप लोगों का दूसरा चैप्टर भी आज समाप्त होता है। इस चैप्टर के भी अभ्यास के प्रश्न अपने आप करिए, जो ना हल हों वो आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी देखते रहें, अपने नोट्स भी तैयार करते रहें, जितने अधिक से अधिक लोगों को जोड़ सकते हैं उनको जोड़ते रहें तथा उन्हें भी ये सूचना देते रहें, उनका भी कार्य पीछे ना हो। धन्यवाद।